क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ईएनवीएस का वन शॉट करने वाले हैं और ईएनवीएस का यूनिट नंबर 5 का हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 को एक बार में हम लोग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर समझेंगे। यूनिट नंबर 5 का नाम है दोस्त इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिट नंबर 1 2 3 का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, तो अभी आ रहा है यूनिट नंबर 5 का वन शॉट। इसके बाद आएगा यूनिट नंबर 4 का वन शॉट और कल हमारा पूरा का पूरा फुल सिलेबस का मैराथन आएगा, संजीवनी बूटी मैराथन। तो सब कुछ करवाने वाला हूं दोस्त, सब कुछ करवाने वाला हूं। आज का सेशन क्या रेडी किया जाए, आप लोग बोलो, फटाफट से बोलो। आज का सेशन क्या हम लोग रेडी करें? क्या आज का क्लास हम लोग रेडी करें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो आप लोग। प्लीज एक बार लाइक कर दो, अगर आ गए हो तो एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक की बारिश कर दो, एक बार लाइक की बारिश कर दो भाई। आज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्वायरमेंट में कितना कचरा होता है वो पढ़ने वाले हैं पिक्चर के मदद से। देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो, देख सकते हो किसको बोलते हैं पोल्यूशन, आप देख सकते हो। इस चीज को बोला जाता है पोल्यूशन, आप देख सकते हो, अपने पिक्चर्स में देख सकते हो। आज ऐसे ही गूगल से दिखा दिखा के मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और ऐसे ही टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप बना बना के लिख सकते हो। क्लियर है? तो चलो एक बार बात करते हैं सबसे पहले कि पोल्यूशन क्या होता है। एक बार लाइक टारगेट अचीव कर दो। लाइक टारगेट है आज का 500 लाइक। लाइक टारगेट है आज का 500 लाइक। प्लीज जल्दी से लाइक टारगेट अचीव कर दो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त कि पोल्यूशन किसको बोलते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। जब तुम नेचुरल इन्वायरमेंट में, लेक में, रिवर में, जब तुम गंदा गंदा कचरा फेंकते हो, जब तुम गंदा गंदा कचरा फेंकते हो, तो वो जो पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है? जब तुम इन्वायरमेंट में गंदा गंदा कचरा जब फेंकते हो और उससे इकोसिस्टम, उससे हमारा इकोलॉजी, इकोसिस्टम बर्बाद होता है, उससे हमारा पर्यावरण पर इफेक्ट करता है, तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। ठीक है? तो यहां पे देखो ना क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट में, अगर नेचर में तुम हार्मफुल हार्मफुल सब्सटेंसेस को फेंक रहे हो, कचरा फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो, तो इसका इफेक्ट हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है, इसका इफेक्ट हमारे पर्यावरण पे पड़ता है, इसका इफेक्ट हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट पे पड़ता है। इन्वायरमेंट बर्बाद होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे पड़ता है, जीव जंतुओं पे पड़ता है, और पूरा का पूरा इन्वायरमेंट पे पड़ता है। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस मतलब जब इस तरीके का कचरे, इस तरीके के जब कचरे आप फेंकते हो, तो इससे जब इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, जब एक जीव जंतु का नुकसान होता है, जब इकोसिस्टम का नुकसान होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्यूशन। उसको हम लोग बोलते हैं पोल्यूशन। सो पोल्यूशन के बहुत सारे टाइप है बेटा। ओ हेलो, लाइक करो एक बार। इसके बहुत सारे टाइप है। सबसे पहले तो भैया वाटर पोल्यूशन है कि नहीं बताइए। इसके बाद एयर पोल्यूशन है, इसके बाद सॉइल पोल्यूशन है, इसके बाद आपका नॉइस पोल्यूशन भी है। बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन है, बहुत सारे टाइप के। मरीन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारे टाइप के पोल्यूशन होते हैं। तो सीधा सा बात है, यहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि जब आप हार्मफुल सब्सटेंसेस नेचुरल एनवायरनमेंट में फेंकते हो और इससे नेचुरल एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है, उसको दोस्त हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इससे इकोसिस्टम, इससे एनवायरनमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जानवर लोग मर जाते हैं, जानवर लोग बीमार पड़ जाते हैं, इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे पोल्यूशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पोल्यूशन। ठीक है? तो बहुत सारे टाइप है पोल्यूशन के। क्या क्या है सर? एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन भी है, मरीन पोल्यूशन भी है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट कॉजिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट एज ए होल, एंड एनवायरनमेंट एज ए होल। क्लियर है? समझ में आ गया? इतना तक आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप ये बता दीजिएगा कि पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। बात खत्म। बहुत सारे टाइप के पॉल्यूशन है। ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट। आपको पिक्चर तो दिखाना रह ही गया। देखिए कितना टाइप का पॉल्यूशन है, देखिए आप लोग।
आप दोस्तों खुद देखो कितना गंदगी फैला हुआ है इस इंडिया में, कितना गंदगी फैला हुआ है। जहां देखोगे वहां आपको गंदगी ही गंदगी मिलेगा। देख सकते हो आप कितने टाइप के पोल्यूशन है, देख सकते हो ये पेट बॉटल्स कितने फेंके हुए हैं, देखो। इसको आप क्या बोलोगे? बोलो क्या बोलोगे इसको आप? बोलो क्या बोलोगे इसको आप? पोल्यूशन बोलोगे। चैट बॉक्स में बताओ कि कितने टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के, जल्दी बोलो। कितने टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के? चैट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताइएगा कितने टाइप्स होते हैं पोल्यूशन के। पोल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, मरीन पोल्यूशन होता है। बहुत सारे अनगिनत अनगिनत टाइप के पोल्यूशन है। देख सकते हो आप लोग कितना गंदगी फैला हुआ, देख सकते हो ये इंडिया में कितना गंदगी फैला हुआ, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो दोस्त। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पोल्यूशन। पोल्यूशन वो चीज को बोलते हैं जब हार्मफुल सब्सटेंसेस आप नेचुरल एनवायरनमेंट में फेंकते हो, उससे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? एटमॉस्फेयर, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? जरा समझने की कोशिश कीजिए एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं। देखिए आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमारे जो अर्थ है ना, वो बहुत सारे लेयर्स में बटे हुए हैं। सबसे आखिरी वाला जो लेयर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर रहता है दोस्त स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर रहता है मेसोस्फेयर। उसके ऊपर रहता है सर थर्मोस्फेयर। उसके ऊपर रहता है एक्सोस्फेयर और उसके ऊपर एटमॉस्फेयर रहता है। उसके ऊपर एटमॉस्फेयर रहता है। तो एटमॉस्फेयर इज द टॉप लेयर। एटमॉस्फेयर सबसे टॉप लेयर में रहता है। ठीक है, हमारा जो अर्थ है, ये देखिए हमारा अर्थ कैसे दिखता है, देखिए गोलाकार। इसके सबसे लास्ट वाले लेयर में रहता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर वो थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और उसके ऊपर सबसे टॉप लेयर में, सबसे टॉपेस्ट लेयर में एटमॉस्फेयर रहता है। अब एटमॉस्फेयर है क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स ए प्लैनेट। तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस रहते हैं, नाइट्रोजन रहती है और ऑक्सीजन रहती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रहती है। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस रहते हैं। एक तो भैया नाइट्रोजन, एक रहता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना परसेंट रहता है बताइए तो? नाइट्रोजन आपका जो रहता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन जो रहता है वो 78% रहता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% रहता है। ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन बेटा जो रहता है वो 21% रहता है। और बहुत सारे जो टाइप के गैसेस है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नोबल गैसेस, वो 1% रहता है। ठीक है, वो 1% रहता है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए एक बार, मतलब आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। सबसे पहले तो भैया नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 78% रहता है। ऑक्सीजन जो रहता है, ऑक्सीजन भैया 21% रहता है। ऑक्सीजन 21% रहता है। और अदर गैसेस जो है, अदर गैसेस में क्या क्या आ गया सर? अदर गैसेस में आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस जो है वो 1% है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है इतने इतने परसेंटेज में बटा हुआ है। एटमॉस्फेयर में गैसेस कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस। अदर गैसेस में क्या क्या आता है सर? अदर गैसेस में आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नोबल गैसेस। ठीक है, बस आपको इतना तक लिखना है, बस आपको इतना तक लिखना है। और ये सब चीज क्या प्रोटेक्ट करता है? ये सब चीज क्या प्रोटेक्ट करता है? देखिए, द एटमॉस्फेयर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग लाइफ ऑफ द अर्थ बाय रेगुलेटिंग टेम्परेचर। भैया टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कोशिश करता है। हार्मफुल सोलर रेडिएशन जो है उससे हमें बचाता है। वो जो हार्मफुल सोलर रे जो है, हार्मफुल सोलर रे, धूप आती है तो वो धूप आपके चेहरे के लिए नुकसान है, वो सोलर रेडिएशन से हम लोग को बचाती है। और बहुत सारे काम और भी करती है दोस्त। बस आप इतना तक लिख दीजिएगा, बस इतना तक तुम लिख देना, ज्यादा तुमको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, बस ये लिखना कि द एटमॉस्फेयर रेफर्स टू द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स ए प्लैनेट। एटमॉस्फेयर मतलब कुछ ऐसे लेयर ऑफ गैसेस जो प्लैनेट के अंदर, प्लैनेट के ऊपर सराउंडेड है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितना कितना परसेंट कौन कौन सा चीज है बताओ तो? एटमॉस्फेयर में कितना कितना परसेंट कौन कौन सा गैस है बोलो? चैट बॉक्स में बोलेगा, सब याद करेगा, लर्न करने की कोशिश करेगा। लर्न करवा रहा हूं आप लोगों को। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा गैसेस कितना कितना परसेंट है, एक बार बोलने की कोशिश करो दोस्त। एक, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझोगे कैसे? नाइट्रोजन है सर 78%, ऑक्सीजन है 21% और 1% जो है वो अदर गैसेस है। अदर गैसेस में क्या क्या आता है? अदर गैसेस में क्या क्या आता है? अदर गैसेस में क्या क्या आता है? अदर गैसेस में आता है बेटा
कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नोबल गैसेस, ठीक है, समझे आप लोग। आगे बात करते हैं, आगे सुनिए। अब बात करेंगे एयर पोल्यूशन का, बात करेंगे आपका फेवरेट टॉपिक एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, ये जो हवा है, इस हवा में इतनी गंदगी क्यों है? ये जो हवा है, इस हवा में इतनी गंदगी क्यों है? अब बात करेंगे दोस्त एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन क्या होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। एयर पोल्यूशन देखिए 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 देखिए, इंडस्ट्री से जो एकदम फालतू गैसेस निकलते हैं, उससे क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूट होता है। इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलते हैं ना, जो डेंजरस डेंजरस टाइप की गैसेस निकलते हैं, उससे हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूट होता है। एयर पोल्यूट होता है, देख सकते हैं वो, आप देख सकते हो पिक्चर, आप देखो, उसे पूरा का पूरा हवा, उससे पूरा का पूरा वातावरण, हवा, बतास सब खराब होता है, सब खराब। और इससे एक ह्यूमन को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, जानवर लोग को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और इंडिया जो है वो पोल्यूट होता है, पूरा वर्ल्ड पोल्यूट होता है, पूरा वर्ल्ड पोल्यूट होता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन मतलब क्या होता है? एयर पोल्यूशन मतलब, जरा समझने की कोशिश कीजिए। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। अगर एयर में कुछ चेंज आया है, जैसे कि फिजिकल चेंज, जैसे केमिकल चेंज, जैसे बायोलॉजिकल चेंज, अगर एयर में कुछ मिलावट हो गई है, अगर हवा में कुछ मिलावट हो गई है, अगर एयर में कुछ चेंज आ गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग क्या नाम दे? एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन रेफर्स टू एनी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंज इन द एयर। एयर पोल्यूशन का मतलब कुछ फिजिकल, कुछ केमिकल, कुछ बायोलॉजिकल अगर चेंज दिखे एयर में, तब आप समझ जाना, उसी वक्त, उसी क्षण समझ जाना कि एयर पोल्यूशन हुआ है तो हुआ है। इट इज द कंटामिनेशन ऑफ द एयर बाय हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस से वो एयर जो है वो खराब हो चुका है। हार्मफुल गैसेस से एयर जो है वो खराब हो चुका है। डस्ट एंड स्मोक, आप लोग जो सिगरेट फूकते रहते हो, फूफू फूफू करते रहते हो, फूफू फूफू, आप लोग जो सिगरेट फूकते रहते हो और अपने आप को जो बहुत ग्रेट समझते हो, उससे क्या होता है, इससे एयर पोल्यूशन भी होता है, ठीक है। विच अफेक्ट्स प्लांट, विच अफेक्ट्स एनिमल, विच अफेक्ट्स ह्यूमन ड्रास्टिकली। जिससे क्या होता है, जिससे भैया प्लांट भी अफेक्ट होता है, एनिमल भी अफेक्ट होता है, प्लांट भी अफेक्ट होता है। सुनो, प्लांट भी अफेक्ट होता है, एनिमल भी अफेक्ट होता है, और ह्यूमन तो अफेक्ट होता ही होता है। सांस का जो प्रॉब्लम आता है, क्या करें सर, ठीक है, ये सब सब एयर पोल्यूशन से ही होता है। अस्थमा, अस्थमा का जो पेशेंट वेशेंट है, ये सब सब एयर पोल्यूशन की वजह से ही होता है, ठीक है। बात करते हैं कि क्यों होता है ये, क्यों 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 होता है एयर पोल्यूशन। कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या रीजन है कि एयर पोल्यूशन होता है, क्यों होता है एयर पोल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि फॉसिल फ्यूल का जब वो कंबस्टन होता है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब आप कोल को बर्न करते हो ना बेटा, जब आप कोल को, ऑयल को, नेचुरल गैस को जब आप जलाते हो, जब आप कोल को, ऑयल को और नेचुरल गैस को जलाते हो फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो वहां से ना कुछ कुछ गैसेस निकलती है, कुछ कुछ गैसेस निकलती है जो हवा में ना मिल जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो कि एकदम खराब होता है, जो एकदम खराब, जो गैसेस एकदम खराब होती है, वो गैसेस हवा में मिल जाती है, उससे होता है एयर पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स मतलब क्या, अगर मान लो कोल, कोल मतलब कोयला, कोल, ऑयल या नेचुरल गैस को अगर तुम जलाओगे ना, तो उससे ना कुछ कुछ गैसेस निकलेगी, जैसे SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो गैसेस हवा में मिलती है ना, तो एयर को कंटामिनेट करती है, एयर को खराब करती है, एयर को पोल्यूट करती है बेटा, एयर को पोल्यूट करती है। तो कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को अगर तुम जलाओगे तो वहां से बहुत सारे गैसेस निकलेंगे और एयर का क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगा। इसके बाद व्हीकल एमिशंस। अब देखोगे बहुत सारे व्हीकल्स है, जो कि बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं रास्ते में बस चलता है, गाड़ी चलता है, घोड़ा चलता है, ऑटो चलता है, उसके पीछे से ना काला 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 ना धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं निकलता है ना, तो बहुत सारा गैसेस निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, मतलब कि कार से या ट्रक से या बसेस से, जो कि बहुत खराब है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत खराब है। इससे एयर ना गंदा होता है। गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना, गाड़ी से जो धुआं निकलता है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकालता है, जो कि बहुत खराब है एयर के लिए। इससे क्या होता है, इससे गंदा होता है।
इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होता रहता है, पावर प्लांट्स रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रहते हैं, बड़े बड़े कैपिटल्स रहते हैं। तो वहां से क्या होता है कि वहां से आप गंदे गंदे जो धुएं निकलते हैं, तो वहां से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी एयर पोल्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी होता है। क्यों सर? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सच एज लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स रिलीज एनोमिया। सुनिए, फार्मर्स यानी कि किसान, फार्मर्स कभी कभी क्या करते हैं, फार्मर्स कभी कभी फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करते हैं। फार्मर्स कभी कभी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भैया अमोनिया को रिलीज करता है, मीथेन को रिलीज करता है, नाइट्रोस ऑक्साइड को रिलीज करता है, और ये सब हमारा एयर का जो क्वालिटी है वो खराब करता है। एयर का जो क्वालिटी है ये सब खराब करता है। एनोमिया, मीथेन, ये सब जो है हमारा एयर का क्वालिटी जो है वो खराब करता है। ठीक है। इसके बाद वेस्ट डिस्पोजल, इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग बर्निंग ऑफ ट्रैश in an open dumps and landfills releases pollutants such as particulate matter, carbon monoxide and volatile organic compound in the air। ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल भी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है। कुछ जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम लोग जला देते हैं ना, तो उसका जो डस्ट होता है, उसका जो गंदगी होता है वो हवा में मिल जाता है। उसी को बोलते हैं वेस्ट डिस्पोजल, कि वेस्ट को जलाओ मत। हो सकता है कि उसका जो डस्ट है वो हवा में मिल जाए, और उससे क्या होता है? उससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कितनों का क्या बिगाड़ा है, एयर पोल्यूशन तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया, उस चीज के बारे में बात करेंगे। एयर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, क्या क्या बिगाड़ सकता है। सीधा सा बात है, अब ये समझो ना, एयर पोल्यूशन जो है बेटा वो आपका क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है। सबसे पहले तो हेल्थ इफेक्ट, आपको हेल्थ इशू आएगा। जितना भी हमारा एयर पोल्यूटेड रहेगा, आपका क्या रहेगा? हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, पूरी दुनिया का हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा। रेस्पिरेटरी इश्यूज आता है, एस्थमा आता है। एस्थमा सबसे प्राइम कॉज है एयर पोल्यूशन का। एस्थमा जो आता है सबसे प्राइम कॉज है एयर पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन की वजह से आता है। इसके बाद बहुत सारा चीज और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए लंग कैंसर भी हो सकता है। एयर पोल्यूशन की वजह से आपको लंग कैंसर भी हो सकता है। आपको, हमको, ये दुनिया को, ये सच्चाई है, सबको हो सकता है। ठीक है। तो एयर जो पोल्यूट रहेगा उससे क्या हो सकता है? उससे बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है। अस्थमा हो सकता है, क्लोरिक ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, बहुत सारा डिजीज हो सकता है। तो हेल्थ इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। इसके बाद इन्वायरमेंट इफेक्ट। अच्छा, हेल्थ इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट पर भी तो इफेक्ट आ रहा है। ये जो इकोसिस्टम है, ये जो पर्यावरण है, उस पर भी तो इफेक्ट आ रहा है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन कैन हार्म इकोसिस्टम, सॉइल क्वालिटी, वाटर बॉडीज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो एयर पोल्यूशन जो है वो इकोसिस्टम को बर्बाद करता है, सॉइल क्वालिटी को बर्बाद करता है, वाटर बॉडीज को बर्बाद करता है, इन्वायरमेंट पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज का जो इशू होता है, वो एयर पोल्यूशन की वजह से ही तो हो रहा है। सम एयर पोल्यूटेंट्स लाइक carbon dioxide and methane are greenhouse gases that contribute to the global warming and climate change by trapping heat in the earth's atmosphere। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि भैया वो टेम्परेचर राइज हो रहा है, वेदर का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, बहुत तेज रफ्तार से चेंज हो रहा है। कि आज अगर बारिश नहीं होनी चाहिए, आज अगर बारिश आ जाएगा। आप देखते हो कि कभी कभी विंटर्स में बारिश आ जाती है, समर्स में बारिश आ जाती है। तो वो जो वेदर पैटर्न भी चेंज हो रहा है, किसकी वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। इसके बाद धुंधला दिखता है। अब दिल्ली में जाओ, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि धुंधला दिखता है, दिखता ही नहीं है। अगर दिखेगा ही नहीं तो तुम अपने बाबू को कैसे देखोगे बेटा? अगर दिखेगा ही नहीं तो आप अपने बाबू को कैसे देखोगे? हेजी आता है, दिखता ही नहीं है, बहुत स्मॉग हो जाता है, हेजी आता है। अब दिल्ली में जाके देखो कितना एयर पोल्यूशन है। वहां पे आप अगर विंटर्स में चले जाओगे ना, तो आपको सामने का चीज नहीं दिखेगा, फॉग आ जाता है वहां पे। ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक कॉस्ट। एयर पोल्यूशन इम्पोज्ड ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन सोसाइटीज। मतलब यहां पे प्रधानमंत्री देश को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपके देश में एयर पोल्यूशन है
तो आपके जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, उनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो देश में बहुत सारी बीमारियां भी होगी। इकोसिस्टम को बचाने के लिए आप खर्चे पे खर्चे करते जा रहे हो, खर्चे पे खर्चे करते जा रहे हो, लेकिन पोल्यूशन तो कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग क्या पढ़े बताइए? हेल्थ इफेक्ट। हेल्थ का इफेक्ट आता है, एस्थमा हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट। दूसरा बताइए, पॉइंट्स 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 बोलिए, चैट बॉक्स में आप लोग पॉइंट्स बोलिए। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। दूसरा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। इकोसिस्टम खराब हो सकता है, सॉइल क्वालिटी खराब हो सकता है, वाटर बॉडीज खराब हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी खराब हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा इशू आ सकता है, ठीक है। विजिबिलिटी रिडक्शन, अंधे हो जाएंगे सर, दिखेगा ही नहीं कुछ। इकोनॉमिक कॉस्ट, यानी कि गवर्नमेंट पर बहुत भार, बहुत चाप आ जाएगा, बहुत खर्चा पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्त कि कैसे कंट्रोल करें। अब जो हो गया सो हो गया सर, कैसे कंट्रोल करें? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? मेजर्स टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले तो आपको क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा। जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका यूज मत करो। सीधा सा बात है, बात खत्म। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका यूज करो। और जो गंदा है, जो गंदा है उसका मत करो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज मत करो। सीधा सा बात है, ठीक है। प्रमोट क्लीन एनर्जी, प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इंप्रूव व्हीकल एफिशिएंसी, व्हीकल का एफिशिएंसी बढ़ाओ भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको इनकरेज करो। यहां पे आप देखते हो ना, कोलकाता में आप ऑटोज भी ना इलेक्ट्रिक आ गई है, इलेक्ट्रिक। सबको इनकरेज करो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलाए। इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन ज्यादा नहीं होगा, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। Encourage the use of electric vehicles, improve fuel efficiency standard for automobiles and invest in public transportation infrastructure। हमेशा ये public transportation infrastructure पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो कि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। इसके बाद ये मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिए। और इनहैंस्ड वेस्ट मैनेजमेंट, इनहैंस्ड वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट है, मान लो कि इसको हम कचरा में फेंकने वाले हैं, इसको हम कचरा में फेंकने वाले हैं, तो कचरा में मत फेंको, रीयूज कर लो उसको, आप रीयूज कर लो, वापस से रीयूज कर लो, फेंको मत। फेंकने से तो भैया पोल्यूशन होगा। तो वेस्ट का मैनेजमेंट करो, प्रमोट रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, इनफोर्स रेगुलेशंस ऑन वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस टू मिनिमाइज बर्निंग ऑफ ट्रैश, इन्वेस्ट इन वेस्ट टू वेस्ट एनर्जी, ठीक है। इसके बाद तो कंट्रोल एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन भी आप लोगों को क्या करना है? कंट्रोल करना है, एग्रीकल्चरल पोल्यूशन भी कंट्रोल करना है। सो इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर टू मिनिमाइज emission of ammonia, nitrous oxide from livestock farming use and crop burning, ठीक है। 6 5th में था कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बहुत सुंदर तरीके से कंट्रोल कीजिए। और 6 इंक्रीज ग्रीन स्पीसेस, ग्रीन स्पेसेस का मतलब ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा पेड़ लगाओ। अगर पेड़ ज्यादा प्लांट करोगे, अगर ट्रीज ज्यादा प्लांट करोगे, तो वो एयर क्वालिटी को बढ़ाएगा, वो एयर क्वालिटी को बढ़ाएगा, ठीक है, वो एयर क्वालिटी को और साफ करेगा। इसके बाद रेज अवेयरनेस, सबको ये बताओ, सबको ये बताओ कि एयर पोल्यूशन नहीं करने का, इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट को, इश्यूज को समझाओ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सबको ये अवेयर करो, सबको एजुकेट करो। इसीलिए आप लोगों को ईएनवीएस पढ़ाया जा रहा है। Educate the public about the health impact of the air pollution, promote sustainable behavior such as carpooling and energy and advocate policies and regulations, ठीक है। तो अवेयरनेस फैलाओ, अवेयरनेस, सबको ये बताओ, सबको चिल्ला चिल्ला के बताओ कि एयर पोल्यूशन नहीं करने का, पोल्यूशन नहीं करने का। अपने से बना बना के लिख सकते हो, लव लेटर की तरह लिखना। कैसे भाई, कैसे कैसे? वापस बोलो, लव लेटर की तरह लिखना है, ठीक है। तो बस हो गया, सिंपल सा बात है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। 5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इनाफ रहेगा। 5 पॉइंट पढ़ लीजिएगा, इनाफ रहेगा, और उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। 5 मार्क्स का 5 पॉइंट ही रहता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट्स का कितना टाइप्स होता है? एयर पोल्यूटेंट्स का कितना टाइप्स होता है, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले। एयर पोल्यूटेंट्स का कितना टाइप्स होता है, जरा समझिए ध्यान से, जरा आप लोग समझिए ध्यान से। सबसे पहला टाइप होता है CO2। CO2 मतलब
कह दो ना, ठीक है, -2 CO2 मतलब कह दो ना, ठीक है, CO मतलब कहो ना, कहो कहो, CO। अच्छा, मजाक 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 मजाक। अब आपको पढ़ा रहा हूं, सुनिए। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, तो CO2 मतलब भैया कार्बन डाइऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, VOC मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, NH3 मतलब एनोमिया मिथेन, O3 मतलब ओजोन, और लीड। ये सब सारा चीज एयर को पोल्यूट करता है। एयर को कौन कौन पोल्यूट करता है? सबसे पहले तो भैया CO2 करता है। CO2 का मतलब बोल, ये सब सारा एयर को पोल्यूट करता है। CO2 का मतलब बोलिए, CO2 का मतलब कह दो ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कह दो ना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO का मतलब क्या है? कार्बन मोनोक्साइड। CO का मतलब है कार्बन मोनोक्साइड। SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एयर को पोल्यूट करता है। NOx का मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। PM का मतलब पर्टिकुलेट मैटर। VOC का मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। NH3 का मतलब एमोनिया। CH4 का मतलब मीथेन। O3 का मतलब ओजोन। PB का मतलब लीड। ठीक है, ये सब सारा चीज एयर को पोल्यूट करता है। ये सब सारा चीज, सारा का सारा चीज एयर को क्या, एयर को पोल्यूट करता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त, वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब वाटर में गंदगी फेंकते हो आप, जब जब पानी में कचरा फेंकते हो तो उसे बोलते हैं दोस्त वाटर पोल्यूशन। जब पानी में कचरा फेंका जाता है उसे बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। देख देख सकते हो आप लोग कितना गंदा पानी है, देख सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो आप लोग कितना गंदा पानी है। जब पानी में कचरा फेंका जाता है, जब पानी में क्या, जब पानी में कचरा फेंका जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया यार वाईफाई का? कह दो ना +2। वेट 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 वेट, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, तो जरा देखने की कोशिश कीजिए, जब पानी में कचरा फेंक दिया जाता है और जब गंदे गंदे पानी निकलते हैं और उस पानी की वजह से आपका हेल्थ खराब होता है, आपका शरीर खराब होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू वाटर बॉडीज। जब रिवर में, लेक में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में अगर आप हार्मफुल सब्सटेंसेस को फेंकते हो, बेटा कचरा फेंकते हो, रिवर में, लेक में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में कचरा कचरा फेंकते हो, तो क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, जिससे वाटर का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है, जिससे वाटर का जो क्वालिटी है वो क्या हो जाता है? डिग्रेड हो जाता है। जब रिवर में, लेक में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में आप कचरा फेंकते हो और जिससे क्या होता है? वाटर का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है बेटा, डिग्रेड हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन में क्या क्या चीज होता है बताइए? इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रीज का लोग सब ना बहुत बहुत फालतू होता है, बहुत कचरा होता है, जो एकदम वो केमिकल्स का यूज करेगा या जो पेस्टिसाइड्स का यूज करेगा, जो भी वो केमिकल्स का यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, वो केमिकल्स वो बह बह के एक नदी में जाता है, नाले में जाता है, रिवर में जाता है, ओशंस में जाता है और पूरा का पूरा जगह गंदा हो जाता है। पूरा का पूरा जगह गंदा हो जाता है। मान लो कि इंडस्ट्री वाला एक ये केमिकल यूज करे, केमिकल, अब उस केमिकल, वो केमिकल कहाँ कहाँ जाएगा? वो केमिकल रिवर में चला जाएगा। रिवर में अगर जाएगा तो पूरा का पूरा रिवर रिवर गंदा हो जाएगा। अब रिवर में मान लीजिए कोई नहाने चला गया, गंगू मान लीजिए रिवर में नहाने चला गया, गंगू रिवर में मान लीजिए नहाने चला गया, गंगू तो मर ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है। मान लीजिए इंडस्ट्रीज में कोई कोई ऐसा केमिकल्स है, हेवी मेटल्स है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो पानी में चला गया है, गलती से पानी में फेंक दिए हैं, तो उससे क्या होता है? उससे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ना, उससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है, उससे वाटर पोल्यूशन। इसके बाद एग्रीकल्चरल रन ऑफ। मान लीजिए जो फार्मर्स लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर तो यूज कर दिया, लेकिन वो बहते 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 पानी में बह गया। वो फर्टिलाइजर या वो पेस्टिसाइड, वो अगर मान लीजिए वो पानी में जाके बह गया, तो फिर वाटर पल्यूट होगा ना बेटा, वाटर गंदा होगा ना बेटा। जी बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसको नहीं पढ़ने का दरकार है। इसके बाद ऑयल स्पिल्स।
अब कभी कभी गलती से जो ऑयल वॉयल होता है ना, ऑयल या नेचुरल गैस, वो पानी में गिर जाता है। मान लीजिए शिप से, एक बड़ा वाला जहाज से, एक शिप से आप ऑयल लेके आ रहे हो, आप नेचुरल गैस लेके आ रहे हो, मान लीजिए अचानक से गिर गया वो, अचानक से वो ऑयल गिर गया, तो फिर क्या होगा बताइए? तो फिर क्या होगा बताइए? वाटर पोल्यूशन होगा ना। मछली, मछली, जितने भी जीव जंतु रहेंगे सब मर जाएंगे, वाटर बॉडीज में जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो मर जाएंगे ना। तो एक्सीडेंटल स्पिल ऑफ ऑयल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम शिप ऑफशोर, ये सब ये सब पूरा पोल्यूट करता है इकोसिस्टम को, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक पोल्यूशन, बहुत सारा प्लास्टिक फेंका रहता है पानी में, इससे पूरा पोल्यूट हो जाता है पानी, ठीक है, पूरा पोल्यूट हो जाता है। बहुत सारा प्लास्टिक फेंका रहता है, प्लास्टिक वेस्ट जैसे कि बॉटल्स, बैग, पैकेजिंग पानी में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है? वाटर बॉडीज गंदा हो जाता है, वाटर बॉडीज गंदा हो जाता है, वाटर बॉडीज गंदा हो जाता है। प्लीज आप लोग लिखिए कि कौन कौन सा टाइप का पोल्यूशन होता है। कॉजेस ऑफ वाटर वाटर पोल्यूशन प्लीज एक बार लिखिए। कह दो ना +2। चलिए एक बार लिखिए फटाफट से। कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, कैसे होता है वाटर पोल्यूशन? कैसे हुआ? कैसे होता है? जब रिवर में, लेक में, ओशन में, ग्राउंड वाटर में आप कचरा फेंकते हो जाके, वाटर क्वालिटी इससे खराब होता है, इससे होता है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। और कैसे कैसे होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण होता है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ के कारण होता है, ठीक है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ के कारण होता है, ऑयल स्पिल्स के कारण होता है, और प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण होता है। बात करेंगे दोस्त इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि ये वाटर पोल्यूशन आपका क्या बिगाड़ेगा। ये वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या बिगड़ेगा इस दुनिया का, क्या क्या बिगड़ेगा। वाटर पोल्यूशन अगर करोगे तो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, देखियो। हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क हो सकता है, बहुत सारा डिजीज हो सकता है वाटर वाटर की वजह से। आपको हो सकता है वो टाइफॉइड हो जाए, हो सकता है वो कोलेरा हो जाए, हो सकता है वो गैस, मतलब कुछ वो जो गैस वाला डिजीज होता है वो हो जाए, ठीक है। अब कभी कभी कोई भी पानी पी लेते हो, होटल वोटल का कोई भी पानी पी लेते हो, वो अगर पानी गंदा हुआ तो आपको कोलेरा भी हो सकता है, वो टाइफॉइड भी हो सकता है, और गैस वाला इन्फेक्शन भी हो सकता है, गैस वैस भी हो सकता है, आपको गैस्ट्रिक मतलब कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकता है, बहुत बड़ा बड़ा चीज हो सकता है वाटर पोल्यूशन। हेल्थ रिस्क तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए जब पानी पिए साफ पानी पिए, खाना खाए साफ खाना खाए। सुनो, अगर पानी पियोगे साफ पानी पियोगे, खाना खाओगे साफ खाना खाओगे, यही होता है वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट। हेल्थ रिस्क, हेल्थ रिस्क, हेल्थ का बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है बेटा। एक बार लाइक कर दो, मजा आ रहा है? ओ हेलो, मजा आ रहा है? आज का लाइक टारगेट है, आज का लाइक टारगेट है 500, आज का लाइक टारगेट है 500, फटाफट जल्दी कंप्लीट कराओ, 500 लाइक टारगेट है, जल्दी से। इसके बाद वाटर पोल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम भी डैमेज होता है। इकोसिस्टम हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारा जो पर्यावरण है, जीव जंतु है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, वाटर पोल्यूशन हार्म्स एक्वाटिक इकोसिस्टम। वाटर पोल्यूशन की वजह से जो वाटर में रहने वाली जो इकोसिस्टम है, वाटर में रहने वाली जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, मछली हो गई, जलपरी हो गई, ठीक है, वो सब मर जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन, वो जो ड्रिंकिंग वाटर, आज जो आप पानी पी रहे हो वो कितना अनसेफ है बताइए। आज आप पानी को प्योरीफाई करके पीते हो, आज जो आप पानी पीते हो वो कितना अनसेफ है बताइए। आपके आपके जो पापा थे, आपके जो दादाजी थे, या उनके पहले वाला जनरेशन को क्या इतना प्योर करके पानी पीना पड़ता था बताइए तो। आजकल का पानी इतना गंदा होता है कि प्योर करके पीना पड़ता है। सो ड्रिंकिंग वाटर में भी मिलावट है वाटर पोल्यूशन की वजह से। इसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट, वाटर पोल्यूशन कैन हैव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी आता है। वाटर पोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट का कितना खर्चा बढ़ जाता है बोलो तो। वाटर पोल्यूशन की वजह से देश का, गवर्नमेंट का, लोगों का, जनता का कितना खर्चा बढ़ जाता है। लोग वाटर पोल्यूशन की वजह से लाखों लाखों हॉस्पिटल में खर्चे कर देते हैं, लाखों लाखों हॉस्पिटल में खर्चे कर देते हैं। कितना खर्चा बन जाता है बताओ, कितना खर्चा बन जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है। एंड लॉस ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी, सो कंटेमिनेटेड वाटर बॉडीज में बिकम अनसुटेबल फॉर स्विमिंग, बोटिंग एंड अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। मतलब अगर वाटर पोल्यूटेड रहा बेटा, वाटर अगर गंदा रहा तो आप स्विमिंग क्लास नहीं जा सकते अपने बाबू के साथ, बोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है,
और बहुत सारा एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हो। अगर वाटर पल्यूट रहा, अगर वाटर गंदा रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, बाथिंग नहीं कर सकते, बोटिंग नहीं कर सकते, और जो भी एक्टिविटीज वाटर में होती है वो नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए ये सब क्या था, ये सब था इफेक्ट्स। प्लीज एक बार इफेक्ट्स को एक एक पॉइंट करके हमको बताओ सब, एक एक पॉइंट करके बताओ। 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट आ रहा है। चलिए 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 चलिए। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले क्या आता है? हेल्थ रिस्क, हेल्थ पर बहुत बड़ा रिस्क आता है। इसके बाद इकोसिस्टम डैमेज होता है, हमारा इकोसिस्टम हमारा डैमेज होता है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन, इकोनॉमिक इंपैक्ट और लॉस ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, मतलब स्विमिंग, बोटिंग ये सब आप नहीं कर सकते। अगर वाटर पोल्यूटेड होता है तो ये सब आप नहीं कर सकते बेटा। बात करेंगे अब सॉइल पोल्यूशन का। बात किसका करेंगे? सॉइल पोल्यूशन का। कि सॉइल पोल्यूशन क्या होता है भैया, जरा देखिए। सॉइल पोल्यूशन वो होता है कि जब आप ये सॉइल में, जब आप ये धरती में, जब आप ये माटी में कचरा फेंकते हो, देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, जब आप इस धरती पे, जब आप इस सॉइल पे कचरा फेंकते हो तो सॉइल भी तो पॉल्यूट होता है, सॉइल भी तो पॉल्यूट होता है। देख सकते हो, देखो देखो कितना कचरा फेंका हुआ है, देखो। हर कचरा जब आप लैंड के ऊपर फेंकते हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर फेंकते हो, सॉइल के ऊपर फेंकते हो, तो इससे सॉइल भी पॉल्यूट होता है। तो इसे दोस्तों बोलते हैं हम लोग सॉइल पोल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल पोल्यूशन। आइए फटाफट से सॉइल पोल्यूशन एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल गंदा हो जाता है विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि केमिकल फेंका हुआ है, जैसे मान लीजिए केमिकल फेंका हुआ है, किताब कॉपी फेंका हुआ है, पेन फेंका हुआ है, बहुत सारा फालतू फालतू चीज फेंका हुआ है, घर का जो जितना भी वेस्ट होता है, साग सब्जी सब फेंका हुआ है रास्ते पे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसके हम लोग बोलेंगे सॉइल पोल्यूशन, जो कि सॉइल के क्वालिटी को खराब करता है, फर्टिलिटी को खराब करता है, हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग को खराब करता है। कुत्ता बिल्ली जो लोग वहां से खाता है, कुत्ता बिल्ली जो वहां से घूमता है, उनका भी तो हेल्थ खराब हो रहा है ना। अब देखते हो, जब बहुत सारे कचरे के ढेर लगे होते हैं, वहां पे कुत्ते जाते हैं, वहां पे बिल्ली जाती हैं, उनका भी तो हेल्थ खराब हो सकता है। तो जब सॉइल को पल्यूट किया जाता है विथ हार्मफुल सब्सटेंसेस, केमिकल्स, तो सॉइल क्वालिटी खराब होता है, फर्टिलिटी खराब होता है, और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हेल्थ भी खराब होता है, आपका भी हेल्थ खराब हो सकता है। ठीक है, ये बहुत सारे सोर्सेस से, ये जो बहुत सारे सोर्सेस से इकट्ठा होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अगर आप करते हो तो सॉइल पोल्यूशन होगा ही होगा। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अगर केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो तो आप तो सॉइल पोल्यूट कर ही रहे हो। इसके बाद इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अगर आप वेस्ट को आप जला दे रहे हो, किसी भी तरीके से आप उसको डिस्पोज कर दे रहे हो, कोई भी वेस्ट को किसी भी तरीके से आप डिस्पोज कर दे रहे हो, तो सॉइल पोल्यूट तो होगा ही। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस, अर्बनाइजेशन, तो बहुत सारे कॉजेस है, बहुत सारे कॉजेस है जहां से आप सॉइल पोल्यूट हो सकता है। ठीक है, आप देखो ना, एक बार पिक्चर देखो ना, कितना गंदा लग रहा है, देखो ना, देखो ना, ये सब पिक्चर देखो ना, कितना गंदा लग रहा है, देखो कितना गंदा लग रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सॉइल सॉइल पोल्यूशन। आप देखो यहाँ पे डॉगी, अब देखो यहाँ पे कुत्ता बिल्ली उसी कचरे को चाटते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उनका भी हेल्थ खराब होगा, उनका भी हेल्थ खराब होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी हेल्थ खराब होगा। ठीक है, अच्छा, कॉजेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन, क्या कारण है, क्यों ये सॉइल पोल्यूशन होता है? सबसे पहले तो भैया इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, जो मान लीजिए वो केमिकल हो गया या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गया या हेवी मेटल्स हो गया, वो बाहर में फेंका हुआ है, सॉइल के ऊपर फेंका हुआ है, उससे सॉइल भी पॉल्यूट हो जाता है। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का जो यूज होता है उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी होता है, उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन भी होता है। वेस्ट डिस्पोजल की वजह से, सही तरीके से आप वेस्ट को डिस्पोज नहीं करते हो, प्रॉपर तरीके से आप वेस्ट को डिस्पोज नहीं करते हो, हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, उसको आप जला देते हो या तो आप वो जमीन में गाड़ देते हो, इस वजह से क्या होता है? इस वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्न बन चुके हो अब तुम, मॉडर्न मॉडर्न बन चुके हो अब तुम, और अर्बनाइजेशन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है।
Urban expansion and development activities can lead to soil pollution through soil sealing, soil compaction and contaminations. लोग अपने घर के सामने कचरा नहीं रखेगा, लोग तो दूसरों के घर के सामने फेंकने जाएगा, तो जगह तो छोटा पड़ रहा है ना। आप जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हो, आपका जगह जो है, आप वो जगह ले रहे हो और जगह छोटा पड़ जा रहा है। इस वजह से एक एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है कचरा, एक पर्टिकुलर सॉइल पे ज्यादा इकट्ठा हो रहा है कचरा। और माइनिंग करने से भी बेटा सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन माइनिंग करने से भी होता है। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसके? सबसे पहला ह्यूमन हेल्थ लिख दीजिएगा। ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा रिस्क है। ह्यूमन के हेल्थ पर बहुत बड़ा रिस्क है। एक्सपोजर टू soil pollutants and contaminants can pose risk to human health through direct contact, inhabitations of the contaminated dust, food and water। वही 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 वो खाना खा रहे हैं, वही वो मतलब वो पानी पी रहे हैं, इससे ह्यूमन हेल्थ पर भी रिस्क है। वाटर पोल्यूशन भी होता है। इकोलॉजिकल डैमेज भी होता है, एनवायरनमेंट को भी आप डैमेज कर रहे हो सॉइल पोल्यूशन की वजह से। सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत कमजोर हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर तो है ही है। वो जो पानी है, वो जो खाना है, वो और गंदा होता जाता है। So pollutants in soil can be taken up by the plants and crops, contaminating food sources and posing risk to human health through consumptions of contaminated food and water। आप contaminated food और water यूज करोगे, खाओगे, पियोगे, तो इससे क्या होगा? सॉइल भी पोल्यूट होता है। बात करेंगे दोस्त कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। आपके कान के सामने कोई भोंपू बजाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा दोस्त? आपके कान के सामने कोई भोंपू बजाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बताइए। आप देखेंगे रास्ते में जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, इतना नॉइस पोल्यूशन है कि हार्ट अटैक भी आ सकता है। नॉइस पोल्यूशन इतना होता है कि हार्ट अटैक भी एक इंसान को आ सकता है। ठीक है, तो आपका जो एरिया रहेगा, उस एरिया में कितना सारा फंक्शंस होता रहता है, कितने कितने गाने बजते रहते हैं, कितने जोड़ जोड़ के गाने बजते रहते हैं। उससे क्या होता है? उससे होता है नॉइस पोल्यूशन। तो गूगल के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, एक बार जरा इसको भी पढ़ लीजिए। यहां पे बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि अगर आपका नॉइस 65 डीबी के ऊपर है, अगर आपका नॉइस 65 डीबी के ऊपर है, नॉइस अगर 65 डीबी के ऊपर है, तो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। 65 डीबी के ऊपर अगर नॉइज है तो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। और हार्मफुल तब बन जाता है जब वो 75 डीबी के ऊपर हो जाता है। आपके लिए हार्मफुल तब हो जाएगा जब वो 75 डीबी के ऊपर चला जाएगा, तब जाके वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नॉइस पोल्यूशन मतलब क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन ऑल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साउंड पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग लेवल ऑफ नॉइज इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नॉइज चल रहा है, आपके कान के सामने अगर कोई दो बॉक्स बजाएगा तो आपको डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल भैया डिस्टर्ब होगा। ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा, वेलबींग पर इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत सारे नॉर्मल एक्टिविटीज आप नहीं कर पाओगे, आपका कान सुन हो सकता है, आपके हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए जरा ध्यान से। नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या दिया हुआ? नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो नोन एज साउंड पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन देयर इज एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग लेवल ऑफ नॉइज इन द एनवायरनमेंट। जब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक्सेसिव नॉइज होता है, जब एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइज होता है, तब जाके ये नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो डिसरप्टिंग नॉर्मल एक्टिविटीज एंड कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं है? बोलो चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में आप लोग बताओ क्लियर है कि नहीं है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं है? अब बात करेंगे हम लोग क्यों होता है नॉइस पोल्यूशन। क्यों आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में बताओ ना, क्यों होता है नॉइस पोल्यूशन? क्यों होता है नॉइस पोल्यूशन? प्लीज पॉइंट्स बताओ ना, पॉइंट्स। एक बार आप ट्राई तो करो प्लीज, चैट बॉक्स में बोलो ना क्यों होता है नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले तो भैया ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। हेवी ट्रैफिक जो होता है, अरे हेवी ट्रैफिक जो होता है, वो कार रहता है, ट्रक रहता है, एयरप्लेन रहता है, ट्रेन रहता है, पैपू करता रहता है रास्ते में, तो कितना नॉइस पोल्यूशन होता है, कितना नॉइस पोल्यूशन होता है। रास्ते में देखिएगा कितना नॉइस पोल्यूशन होगा। कोई यहाँ पे पैक कर रहा है, कोई यहाँ पे पू कर रहा है, पैपू करके करता रहता है नॉर्मली। सो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है नॉइस पोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है नॉइस पोल्यूशन।
यानी कि जो ट्रैफिक में जो नॉइजेस होते हैं कार्स के, ट्रक्स के, एयरप्लेन्स के, ट्रेन्स के, उसके वजह से होती है नॉइज पोल्यूशन। इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आप देखोगे, इंडस्ट्रीज में देखोगे बहुत सारे टाइप के साउंड्स आते रहते हैं, बहुत सारे टाइप्स के साउंड आते रहते हैं, जैसे कि वो नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, इंडस्ट्रीज, मशीनरी, मशीनरी जब चलता रहता है कितना साउंड आता रहता है, वो साउंड कितना वाहियात लगता है, तो इसके वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। इसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन लीड टू इंक्रीज्ड नॉइज पोल्यूशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे वैसे म्यूजिक पार्टीज हो रही है, लाउड म्यूजिक बज रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। नॉइज फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बिल्डिंग, जब कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो उसका कितना नॉइज होता है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। और दोस्तों 5, आउटडोर इक्विपमेंट, आउटडोर इक्विपमेंट यानी आउटडोर का कुछ भी इक्विपमेंट अगर होता है तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है, ठीक है, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। इफेक्ट क्या होता है नॉइज पोल्यूशन का, इफेक्ट मतलब क्या बिगड़ता है नॉइज पोल्यूशन में, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा अगर नॉइज पोल्यूशन होता है, तो क्या बिगड़ता है भैया। अगर नॉइस पोल्यूशन होता है ना तो एक इंसान बहरा हो सकता है, एक इंसान का हेयरिंग डैमेज हो सकता है, एक इंसान का हेयरिंग डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द हाई लेवल ऑफ नॉइस कैन कॉज हेयरिंग लॉस। तो नॉइस पोल्यूशन की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है, हेयरिंग डैमेज हो सकता है। इसके बाद स्लीप डिस्टर्बेंस, आप सो नहीं पाओगे, आप ठीक से सो नहीं पाओगे बेटा। अगर नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो ठीक से आप सो नहीं पाओगे, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आएगा, इरिटेट हो जाओगे आप, स्ट्रेस हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा, मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम आएगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मरीन पॉपुलेशन। मरीन मरीन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, मरीन पॉपुलेशन मतलब मरीन में कचरा, मरीन में जो कचरा आप देखते हो उसको क्या बोलते हैं, मरीन पॉपुलेशन। देखो ना, पानी के अंदर जो कचरा देखते हो, पानी के अंदर जो कचरा देखते हो उसको क्या बोलते हैं, मरीन पॉपुलेशन, मरीन पॉपुलेशन। अब देखो इसको क्या लिखा गया, देखो। सो मरीन पॉपुलेशन ऑकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स सच एज केमिकल्स, प्लास्टिक, ऑयल, सेवेज, डेब्रिस, यानी कि केमिकल, प्लास्टिक, ऑयल, सेवेज, डेब्रिस अगर मान लीजिए फेंका हुआ है, अगर वाटर बॉडीज में फेंका हुआ है तो उसको बोल देंगे दोस्तों मरीन पॉपुलेशन, ठीक है। मरीन पॉल्यूशन, सॉरी हम लोग पॉपुलेशन बोल दिया, मरीन पॉल्यूशन। तो मरीन पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स सच एज केमिकल्स, प्लास्टिक, ऑयल, सेवेज, डेब्रिस, अगर मान लीजिए पानी के अंदर वाटर बॉडीज में फेंका हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मरीन पॉल्यूशन, आर डिस्चार्ज्ड और डंप्ड इनटू द मरीन इकोसिस्टम लीडिंग टू द कंटामिनेशन, डिग्रेडेशन एंड हार्म टू मरीन लाइफ एंड हैबिटेट्स, ठीक है। कॉजेस क्या क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक्सीडेंटल ऑयल स्लिप कर गया, एक्सीडेंटल, मान लीजिए शिप से आप ऑयल लेके जा रहे हो, नेचुरल गैस लेके जा रहे हो, कोल लेके जा रहे हो, वो गिर गया, मान लीजिए शिप से लेके जा रहे हो, वो गिर गया वाटर बॉडीज में, तो इससे क्या होता है, मरीन पॉपुलेशन होता है, मरीन वो पोल्यूशन होता है, ठीक है। सॉरी, बात करते हैं आप प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब अगर मान लीजिए वाटर बॉडीज में प्लास्टिक गिर गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है उससे। इससे इसके बाद वो केमिकल रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड अदर केमिकल्स, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो बहते 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 वो बहता पानी में चला गया, फिर क्या होगा, फिर होगा ना मरीन मरीन वो पोल्यूशन। बहुत सारा एक्टिविटीज और होता है, शिपिंग एक्टिविटीज की वजह से होता है, मरीन डेवरीज की वजह से होता है। तो ये सब अनइम्पॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हो इसको, पढ़ सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हजार्डियस वेस्ट क्या होता है। हजार्डियस वेस्ट, मान लीजिए कचरा फेंका हुआ है और आपने एक सिलेंडर फेंक दिया उसमें, मान लीजिए कचरा फेंका हुआ है उसमें आपने सिलेंडर फेंक दिया, उसमें आपने एक ऐसा चीज फेंक दिया जो फट सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हजार्डियस वेस्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हजार्डियस वेस्ट। कचरा फेंका हुआ है उसमें आपने सिलेंडर फेंक दिया या कुछ ऐसा चीज फेंक दिया जो फट सकता है, उसको आप क्या बोलोगे, हजार्डियस वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट बोलोगे उसको, ठीक है। तो हजार्डियस वेस्ट रेफर्स टू द वेस्ट मटेरियल्स दैट पोज अ थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ, द एनवायरमेंट और बोथ ड्यू टू द केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस वेस्ट कंटेन्स टॉक्सिक, corrosive, flammable, reactive substances requiring special handling, storage या disposal methods to prevent harm to human health and the environment। मतलब मान लीजिए कि अगर आप
अगर कोई केमिकल, कोई फिजिकल, कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हजार्डियस वेस्ट मतलब क्या होता है? हजार्डियस वेस्ट मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो फट सकते हैं, अगर आपने फेंक दिए रास्ते में, तो उसको हम लोग बोले हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट मतलब देख सकते हैं आप, ये सब सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आप मान लीजिए अगर फेंक दिए हो, जो फट सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो डेंजरस है आपके हेल्थ के लिए, जो वो पूरा मोहल्ला के लिए डेंजरस है, उसको हम लोग बोलेंगे हजार्डियस वेस्ट। अब बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कचरा को कैसे मैनेज करना है, हर एक कचरा को कैसे मैनेज करना है। जैसे कि आप लोग को पता है, एक होता है सूखा कचरा, एक होता है गीला कचरा, ठीक है? तो कचरा को कैसे मैनेज करना है, कहां कहां कौन कौन से बॉक्सेस में कौन कौन सा कचरा को आपको रखना है, जरा समझिए ध्यान से। ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई पेपर एलिमेंट्स है, अगर कोई ऐसा कचरा है जो बुक है, कार्टून है या पेपर से बना हुआ है, तो उसके लिए एक अलग बॉक्स रहता है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्लासेस से बना हुआ है, ग्लास का है, कांच का है, तो कांच के लिए अलग एलिमेंट रहता है। अगर कोई ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जैसे सब्जी वब्जी हो गया, मान लीजिए वो बचा कुचा सब्जी अगर फेंकते हैं आप, तो उसको आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाले डब्बे में फेंकते हो। अगर कुछ प्लास्टिक वाला एलिमेंट है, तो प्लास्टिक को आप अलग डब्बे में फेंकते हो। तो इसीलिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से आप कचरे को डिवाइड करोगे और अलग अलग डब्बे में रखोगे, अलग अलग डब्बे में रखोगे, अलग अलग डब्बे में मैनेज करोगे, इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कि गीला कचरा अलग में रखो, सूखा कचरा अलग में रखो, जो ग्लासेस है उसको अलग में रखो, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अलग में रखो, प्लास्टिक है उसको अलग में रखो, ठीक है? तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजिशिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट मटेरियल। आप किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हो, किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, किस तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हो, किस तरीके से रिसाइकिल कर रहे हो, किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हो, ये देखता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये देखता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन द एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मैनर टू मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द पब्लिक हेल्थ, द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसको बोलता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब किस तरीके से आप कचरे को कलेक्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, रिसाइकिल करते हो, और किस तरीके से उसको वापस वो डिस्पोज करते हो, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स टू इफेक्टिवली मैनेज एंड रिड्यूस ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। मतलब बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है कि किस तरीके से आप एक वेस्ट को रियूज कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो, बात करेंगे दोस्त मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, किस तरीके से आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ये कर सकते हो, किस तरीके से आप सॉलिड को वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले सोर्स रिडक्शन। सबसे पहले क्या है? सोर्स रिडक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द method focuses on reducing the amount of waste generated at the source of encouraging practice such as reducing packaging, using reusable products and promoting organic waste. Source reduction, ठीक है? तो यानी कि आपको पहले ही शुरू में ही आपको शुरुआत में ही आप लोगों को सोर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको कम से कम पैकेजिंग करना पड़ेगा, रियूजेबल प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है आपको उसका मतलब वो प्रमोशन करना पड़ेगा। शुरू में ही कुछ ऐसा काम कीजिए कि कचरा इकट्ठा हो ही ना, और जो भी कचरा इकट्ठा उसको आप रीयूज करे हो। इसके बाद रिसाइकलिंग भी करना पड़ता है। जिसको आप यूज किए हो, मान लीजिए जो पेपर को, जो ग्लासेस को, जो प्लास्टिक को आप यूज किए हो, उसको वापस से रीयूज करो, रीयूज करना सीखो। मतलब अगर ये बुक का हमें नीड नहीं है तो ये बुक को फेंकेंगे नहीं, किसी को दे देंगे, वो यूज कर लेगा। रीयूज करना सीखो, रिसाइकिल करना सीखो, रिसाइकिल करो उसे, ठीक है? सबसे पहले तो भैया रिसाइकलिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग। सबसे पहले कलेक्ट होता है, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, और इस चीज को वापस से एक नया कॉपी या नया बुक बनाया जाएगा। मान लीजिए ये मेरा बुक है, ये बुक का कोई मान लीजिए यूज नहीं है, अब इस चीज को वापस से नया बुक बनाया जाएगा थ्रू रिसाइकलिंग, ठीक है? तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद वेस्ट टू एनर्जी जनरेशन। बहुत सारे वेस्ट ऐसे रहते हैं, बहुत सारे कचरे ऐसे रहते हैं जिससे आप एनर्जी का जनरेट कर सकते हो, जिससे आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत सारे कचरे ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये भी एक मेथड हो गया, है ना?
इसके बाद ये कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल सच एज फूड स्क्रैप, यार्ड वेस्ट, एग्रीकल्चरल यूजेस। और लैंड फिलिंग भी आप कर सकते हो। लैंड फिलिंग मतलब सीधा अपना सॉलिड वेस्ट को जमीन के अंदर डिस्पोज कर दो। सॉलिड वेस्ट को, अपना सॉलिड वेस्ट को, जो भी सॉलिड वेस्ट है जिसको आप जमीन के अंदर डिस्पोज कर सकते हो, उसको आप जमीन के अंदर डिस्पोज कर दो और लैंड को थोड़ा फिल कर दो, बात खत्म। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट का। म्यूनिसिपल वेस्ट का बात करते हैं, सुनिए कि म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब होता है कि हाउस होल्ड गार्बेज। आपकी जो मम्मी सुबह सुबह जितने भी हाउस होल्ड का काम करती है और जितना भी कचरा निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम्स लाइक हाउस होल्ड गार्बेज, रिसाइकेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ब्रेड का पैकेट, बटर का पैकेट, दूध का पैकेट, ये सब जो वेस्ट है, ये सब वेस्ट को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब रोज का सामान, रोज का सामान, रोज का जो सामान है, रोज का जो कचरा है, रोज का जो कचरा आपके घर से निकलता है, उसको बोलते हैं दोस्त म्यूनिसिपल वेस्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट को? सबसे पहले तो भैया सोर्स रिड्यूस करना पड़ेगा, सोर्स रिडक्शन, encouraging residents to reduce waste at the source of practicing reusing items। मतलब कुछ ऐसे आइटम्स का यूज करो जिसको आप रीयूज कर पाओ, कुछ ऐसे आइटम्स का यूज करो जिसको आप रीयूज कर पाओ, कुछ ऐसे आइटम्स का यूज करो जो जिसमें कम पैकेजिंग लगे, जिसमें बहुत कम पैकेजिंग लगे, ठीक है। सबसे पहले सोर्स का ही रिड्यूस करना चाहिए। कुछ ऐसे आइटम का यूज करो जिसमें पैकेजिंग लगे ही ना, या बहुत कम पैकेजिंग लगे। कुछ ऐसे आइटम का यूज करो, ठीक है, जिसमें मिनिमम से मिनिमम पैकेजिंग लगे। कुछ ऐसे आइटम का यूज करो जिसको आप रीयूज कर पाओ। रिसाइकलिंग प्रोग्राम सब चला सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो एक सामान का। आप यहाँ पे वापस कंपोस्टिंग कर सकते हो, वेस्ट सेग्रेगेशन कर सकते हो, लैंडफिल मैनेजमेंट कर सकते हो, जो हमने पढ़ा वेस्ट मैनेजमेंट का वही सेम। इसके बाद बात करते हैं कि भैया ये बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट, रास्ते में देखोगे कि बहुत सारा इंजेक्शन पड़ा हुआ रहेगा, दवाई पड़ा हुआ रहेगा, केमिकल पड़ा हुआ रहेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का जो कचरा पड़ा हुआ था है, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज का जो कचरा, मान लीजिए रास्ते में गए, रास्ते में आपने देखा सिरिंज है, रास्ते में आपने देखा दवाई फेंका हुआ है, रास्ते में आपने देखा, हॉस्पिटल के रास्ते में जाके देखोगे कि ब्लड, दवाई, बहुत सारा चीज, बैंडेज वगैरह वगैरह सब कुछ फेंका होता है। उससे क्या होता है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है, आपको उससे इन्फेक्शन हो सकता है। So biomedical waste includes material generated from healthcare facilities such as needles, जैसे सुई, syringes, blood soaked। So हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सामने देखोगे, हॉस्पिटल के सामने देखोगे, बहुत सारा कचरा फेंका हुआ रहता है, नीडल्स फेंका हुआ रहता है, सिरिंज फेंका हुआ रहता है, ब्लड सोक्ड बैंडेज फेंका हुआ रहता है। इससे इन्फेक्शन हो सकता है ना इंसान लोगों को, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मान लीजिए फेंका हुआ है, आपके घर के बाहर स्मार्टफोन फेंका हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेंका हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो फट सकता है, जिसकी वजह से वो फट सकता है, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी रहती है, लीड रहती है, जो फाट सकता है, फट सकता है। ई वेस्ट कंप्राइजेस डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस। मान लीजिए एक टीवी रख दिया आपने और टीवी से धुआं धुआं निकल रहा है और टीवी अचानक फट गया, तो ई वेस्ट का मतलब क्या है, ई वेस्ट का मतलब है जब बाहर में आप टीवी फेंकते हो या फोन फेंकते हो या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम अगर बाहर फेंकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ई वेस्ट, उसको हम लोग बोलेंगे ई वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। ये सब पढ़ लीजिएगा, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, प्रॉपर डिस्पोजल, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, वही सेम चीज। आप रिसाइकिल करो, रीयूज करने की कोशिश करो, प्रॉपरली डिस्पोज करो, अवेयर करवाओ सबको कि ये सब चीज ना फेंके बाहर में, प्रॉपर तरीके से फेंके। बात करेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, बोलिए। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट एंड लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव्स इन अर्थ्स क्लाइमेट पैटर्न। अगर लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेशंस मतलब अर्थ के जो क्लाइमेट पैटर्न है उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट अचानक से चेंज हो जा रहा है। मान लो कि वो गर्मी के मौसम में ठंडी आ जा रही है और मान लो विंटर का मौसम में गर्मी आ जा रहा है, मान लो विंटर का मौसम में बारिश आ जा रहा है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। सो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंटली एंड लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव्स इन अर्थ क्लाइमेट पैटर्न्स particularly driven by the human activities such as burning fossil fuels, deforestation, industrial processes, etc. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज।
बात करते हैं दोस्त ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है कि आप देखते हो आजकल कितना धूप, आजकल मई आते आते कितना गर्मी आ जाता है, कितना गर्मी आ जाता है। अर्थ का जो टेम्परेचर रहता है वो ह्यूमन के लिए सही नहीं है आजकल, वो ह्यूमन के लिए सही नहीं है। अब देखिए ना, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू ए लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर। अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? जब ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है, जब एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस का रिलीज होता है, तब जाके ग्लोबल वार्मिंग होता है। जब एटमॉस्फेयर से CO2 गैस या मिथेन का रिलीज होता है, CO2 गैस या मिथेन या नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होता है एटमॉस्फेयर से, फिर जाके ग्रीन हाउस एमिशंस होता है। फिर जाके ये ग्रीन हाउस एमिशन होता है। जब एटमॉस्फेयर रिलीज करता है CO2 या मिथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि 1% है, सिर्फ 1% रिलीज करता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे क्या होता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। आप फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को जलाते हो ना, इससे क्या होता है? इससे ना ग्रीन हाउस गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर से, और उससे क्या होता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आप जलाते हो, उससे क्या होता है? सबसे पहले तो उससे ग्रीन हाउस गैस को रिलीज होता है, और ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सब आता है नॉर्मली। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड कॉज की डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। जब तक आप पेड़ को काटते रहोगे, जब तक आप फॉरेस्ट को काटते रहोगे, तब तक आपका क्या रहेगा? ग्लोबल वार्मिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है। सो कटिंग डाउन फॉरेस्ट reduces द नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन ऑब्जॉर्व CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे चीज ऐसे, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे हैं, उसका यूज से ग्लोबल वार्मिंग होता है। Certain industrial processes release potent greenhouse gases like chlorofluorocarbon. इंडस्ट्रीज जब CFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिलीज करता है, इंडस्ट्रीज जब CFC या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिलीज करता है, उससे क्या होता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होते हैं, उससे क्या होता है? उससे वापस से ग्लोबल वार्मिंग होता है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मान लीजिए आपने फर्टिलाइजर यूज किया, आपने मतलब वो पेस्टिसाइड्स यूज किया, उससे क्या होता है? उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। वेस्ट मैनेजमेंट आप सही तरीके से अगर नहीं कर रहे हो, वेस्ट मैनेजमेंट अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, कचरे का मैनेजमेंट अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हो, उसको डिस्पोज सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो ग्लोबल वार्मिंग आएगा। अर्बनाइजेशन के वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग आता है। हीटिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हीटिंग, कूलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग आता है। ठीक है। बात करेंगे दोस्त कि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट्स आता है? क्या बिगाड़ लेगा ग्लोबल वार्मिंग? सबसे पहले तो भैया वो टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। आप बोलते हो ना इतनी गर्मी क्यों आ गई है, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है तो हीट वेव्स भी आता है, लू लग जाता है इंसान को। अभी जो गर्मी का सीजन आने वाला है, अब से गर्मी लगने लगा है, अभी से गर्मी लगने लगा है, तो जब आएगा फिर कितना गर्मी लगेगा बताओ। मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स, तो आइस और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। हमारे जो आइस हैं और ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे करके। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज हो जाएगा आपका। सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है वो आपका राइज हो जाएगा, वो आपका राइज हो जाता है। ठीक है। वो आपका राइज हो जाता है। शिफ्ट्स इन इकोसिस्टम, क्लाइमेट चेंज इन इज ऑल्टरिंग हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम में हमारे हमारे वो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। और इंपैक्ट इन एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर पे भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे भी आ सकता है। तो राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग आइस एंड ग्लेशियर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है। एग्रीकल्चर पे भी इंपैक्ट आएगा और सी लेवल राइज। इतना पढ़ लीजिएगा, पांच पांच तो पढ़ लीजिएगा, पांच पांच तो लिख दीजिएगा। बात करते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होता है? द ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर मेड अप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। एक मिनट दिखाते हैं आपको। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ना, ये ओजोन मॉलिक्यूल से बना है।
ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल से बना। ये जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर आपका प्रोटेक्शन करता है। ओजोन लेयर की वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं आता है। और डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर मान लीजिए पतला हो जाएगा धीरे 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 करके, अगर मान लीजिए कि पतला होता जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, समझे। इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करता है, ये यूवी रेडिएशंस को प्रोटेक्ट करता है। अगर ओजोन लेयर डिप्लेट होना शुरू करेगा तो हम लोग धूप में नहीं निकल पाएंगे। पता है, यूवी रे जो होता है, यूवी रेडिएशन जो होता है वो हमारे चेहरे के लिए खराब होता है। यूवी रेडिएशन जो होता है वो हमारे चेहरे के लिए खराब होता है दोस्त, और उससे स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, बहुत सारा स्किन का डिजीज हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। वो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर अगर डिप्लेट होता रहेगा, अगर पतला होता रहेगा तो यूवी रे को रेस करेगा। एक ऐसा ओजोन लेयर रहता है, इस तरह यूवी रे से हम लोग को वो बचाता है। अगर मान लीजिए ये ओजोन लेयर पतला होता रहेगा तो वो यूवी रे हमारे चेहरे पर आएगी और चेहरे का पूरा खराब कर देगा, चेहरा का पूरा नक्शा खराब कर देगा। ठीक है, ओजोन लेयर ये हो गया। बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन रेफर्स टू द थिनिंग और प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। हियर आर द कॉजेज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन इन शॉर्ट एंड इजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर का पतला हो जाना। ओजोन लेयर जब एकदम पतला हो जाता है तो ओजोन लेयर डिप्लेशन आता है। सबसे पहले तो भैया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लेट होता है। सो केमिकल कंपाउंड यूज इन रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स रिलीज क्लोराइन एंड ब्रोमाइन एटम्स रीच द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब रिलीज होता है तब जाके ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट करता है। सीधा सा बात लिखिएगा ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब रिलीज करता है तब जाके ओजोन लेयर डिप्लेट करता है। हेलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड, ये भी बहुत ज्यादा खतरा वाला गैस है, हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड। ये भी जब रिलीज होता है तब ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है। और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, ये सब ओजोन लेयर को और क्या करता है, डिप्लेट करता है, डिप्लेट करता है। ठीक है, डिप्लेट करता है। बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन से सबसे पहले तो इंक्रीज्ड यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जितना इंक्रीज करेगा उतना आपका स्किन खराब होता जाएगा, उतना आप धूप में बाहर नहीं निकल पाओगे, उतना ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए डेंजर है ना। हार्म टू मरीन लाइफ, मरीन में जो रहते हैं, फिश रहते हैं या जलपरी रहते हैं, उनको भी हार्म पहुंचेगा यूवी रे की वजह से। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से भी क्रॉप्स भी खराब करेगा। वो जो यूवी रे है वो क्रॉप्स भी खराब करेगा। और अफेक्टिंग फूड सिक्योरिटी, तब खाना क्या खाएंगे बताइए। इंपैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। इसके बाद इन्वायरमेंटल चेंजेस, बहुत सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में भी चेंज आ जाता है। और इकोनॉमिक कॉस्ट, सरकार का खर्चा बढ़ेगा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा। इसके बाद बात करेंगे एसिड रेन का, कि एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन किसको बोलते हैं। बात करेंगे एसिड रेन किसको बोलते हैं। कुछ ऐसे बारिश होते हैं, जब बारिश होता है ना तो वो, जब मान लीजिए आपके इलाके में मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, आपके इलाके में मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बहुत सारा एसिडिक पोल्यूटेंट्स वो लोग छोड़ता है। सल्फर, वो डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो जो ये जो ये सॉरी जो ये मॉन्यूमेंट्स रहते हैं या बिल्डिंग रहते हैं उसको और खराब करता है। जो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग जो रहते हैं उसको और खराब करता है, एनवायरनमेंट को और डैमेज करता है। एसिड रेन जब होता है ना, एसिड रेन वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करेगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम को डैमेज करेगा, कभी कभी तो ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो एसिड रेन की वजह से एनवायरनमेंट का डैमेज होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट का, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज, उन सब का डैमेज होता है। इसके बाद इरोशन ऑफ बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स, सो बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा कमजोर पड़ता है। इसके बाद वो डैमेज टू एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम का डैमेज हो जाता है, सिंपल सा बात है। फोर, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है, तो ये सब सारा चीज हो गया नॉर्मली। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन गैस इन द अर्थ्स atmosphere such as carbon dioxide, methane and water vapor trap heat from the sun, preventing it from the speaking
बैक टू द स्पेस, ठीक है। इसका मतलब जब CO2 या जब CH4 की वजह से, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जब मीथेन की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर पर दुष्प्रभाव पड़ता है और जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो गैसेस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, जैसे कि CO2 या मीथेन, ठीक है, अगर वो ज्यादा रिलीज होने लगते हैं, ज्यादा अगर मान लीजिए रिलीज होने लगते हैं, तो अर्थ पर ना दुष्प्रभाव पड़ते हैं। CO2 अगर ज्यादा रिलीज हो गया, उस पे अर्थ पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और अगर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो बेटा हमारे जो कंट्री है, हमारा जो कंट्री है या जो पूरा ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड को बोला जाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, उस पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। आज ये चैप्टर नंबर 5 भी हम लोग खत्म कर दिए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना लेक्चर अच्छे से देखा। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। और एक बात, अगर अभी भी लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट करके जाओ। क्लियर है? आपका ENVS का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए दोस्त, बहुत अच्छा जाए। कल हमारा मैराथन होने वाला है, कल हमारा पूरा ENVS का संजीवनी बूटी मैराथन होने वाला है, ठीक है।